Hey guys, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss our next chapter 2, people as resource, संसाधन के रूप में लोग. चैप्टर 1 जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो यू कैन चेक दोज वीडियो लेक्चर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्लेलिस्ट लिंक दे दी है, तो आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, बाकी के जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं. एंड गाइज़ आई वुड लाइक टू से वन मोर थिंग कि अगर आपको ये वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. और एक और बात, मैं वैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ. आई हैव बीन टीचिंग ऑफलाइन फॉर 5 years. तो अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे मेरे इंस्टा अकाउंट पर भी डिस्कस कर सकते हैं, या आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप बोल सकते हो, डाउट बता सकते हो, है ना, क्योंकि रिसेंटली जस्ट अभी स्टार्ट किया है ऑनलाइन पढ़ाना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर. तो देखेंगे पेज नंबर 20, एजुकेशन. Sakal's education in the initial years of his life bore him the fruits in the later years in terms of a good job and salary. तो आपने पढ़ा था अभी सकल की जो स्टोरी अपने रीड की थी, तो उसकी जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी, तो उसने स्टार्टिंग पीरियड में अपनी एजुकेशन की, तो उसको इन द लेटर बाद में जो है उसको एक मतलब उसको अच्छी जॉब मिलती है, सैलरी मिलती है ना कुछ सालों बाद. तो ये कुछ अच्छा फल मिलता है उसको ऑफ हिज एजुकेशन. वी सॉ एजुकेशन वॉज एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्रोथ ऑफ सकल. तो आपने देखा कि इम्पोर्टेंट इनपुट था, है ना, सकल की ग्रोथ में एजुकेशन का काफ़ी कुछ अच्छा रोल था. इट ओपन न्यू हॉरिजन फॉर हिम, प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशन एंड डेवलप्ड वैल्यूज़ ऑफ लाइफ. इससे उसकी जो है काफ़ी उम्मीदें बढ़ी, है ना, और ये डेवलपमेंट भी हुआ उसकी, है ना, जो जीवन के मूल्य वो भी बढ़े, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ भी बढ़ी. तो आप देखेंगे नॉट ओनली फॉर सकल, एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टुवार्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी आल्सो. तो आप देखेंगे कि सकल ही नहीं, ये एजुकेशन तो सभी पूरी सोसाइटी के लिए ही मतलब ये डेवलपमेंट का काम करती है, सभी के लिए ही, है ना. तो आप देखेंगे इट एनहेंसेस द नेक्स्ट पेज. It enhances the national income, cultural richness and increases the efficiency of governance. तो आप देखेंगे ये जो है एजुकेशन नेशनल इनकम को भी बढ़ाती है, कल्चरल रिचनेस करती है, और गवर्नेंस को भी ठीक करती है, प्रशासन को भी अच्छा बनाती है, क्योंकि प्रशासन तो पढ़े लिखे लोगों से ही चलता है. तो जब पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो वो अच्छे से काम करेगा, ठीक. तो देयर इज़ अ प्रोविज़न मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद अ स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स. तो आप देखेंगे कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, है ना, अपने कंट्री में लड़कियों के लिए कि एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ाया जाए. जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होती है, शिक्षा होती है, प्राथमिक शिक्षा, उसको बढ़ाने के लिए लड़कियों के लिए तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किए गए हैं by government. There is also an establishment of pace setting of schools like नवोदय विद्यालय in each district. तो क्या किया गया, स्कूल्स खोले गए नवोदय विद्यालय हर ज़िले में. वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड टू इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स, है ना. तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कोर्सेज़ भी डेवलप किए गए हैं, है ना, व्यावसायिक कोर्सेज़, वोकेशनल स्ट्रीम्स कोर्सेज़ भी, है ना, हाई स्कूल के बच्चों के लिए, जिससे कि उनकी स्किल्स को पहचान सकें आप, है ना, और उनकी नॉलेज को बढ़ा सकें और उनको कुछ ऐसा व्यवसाय मिल सके इस दौरान, है ना, इन द मिडल ऑफ एजुकेशन, इस पीरियड में. तो ऐसे कुछ कोर्सेज़ भी चलाए जाते हैं, वोकेशनल कोर्सेज़ जिन्हें अपन बोलते हैं, है ना, ड्यूरिंग आवर स्टडीज़. The plan outlay on education has increased from rupees 151 crore in the first plan to rupees 3766.90 crore in the 11th plan. तो आप देख सकते हैं इसमें जो प्लान जो है वो एजुकेशन के ऊपर जो था 151 करोड़ था फर्स्ट प्लान में, है ना, एक्सपेंडिचर, वो कि 3766 हो गया है अभी, 0.90 करोड़ हो गया 11th प्लान में, बढ़ गया, है ना. गवर्नमेंट द्वारा ये जो प्लान जो है डिसाइड किए जाते हैं. द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी रॉज फ्रॉम 0.64% इन 1952 टू 3.0% इन 2015-16.
ठीक है। तो आप देख सकते हैं जीडीपी में भी आप उसका परसेंटेज देख सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन ऑन एजुकेशन 6.64 से 33 हो गया है ना 15-16 में। तो ये रिकॉर्ड, ये जो डाटा है आपको याद करना है। एंड हैज़ रिमेन्ड स्टैगनेंट अराउंड 3% फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, और कुछ सालों से जो है 3% है। द बजटरी एस्टिमेट एज स्टेटेड इन द बजट। तो आप देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज वी विल रीड। अभी फिर से आएंगे इस पेज पर, पहले पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स ऑफ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज़ डिक्लाइन टू 2.7% इन 2017-18, है ना। तो आप देखेंगे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना केंद्र के और राज्य के सरकारों के, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं। तो उसमें बताया गया है कि जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे वो परसेंटेज जीडीपी की एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो वो घटी है 2.7% हो गई है 2017-18 में। ये लिखा हुआ है ना 2.7% इन 2017 एंड 18। तो आप देखेंगे, तो चलिए आप देखेंगे अभी पीछे लौटते हैं अपन पेज पर, उसमें कुछ बचा हुआ था। तो देखेंगे बॉक्स को अपन रीड करेंगे ये वाला, है ना। तो ह्यूमन बीइंग इज़ अ पॉजिटिव एसेट एंड अ प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स विच नीड्स टू बी चेरिस्ड, नर्चर्ड एंड डेवलप्ड विद टेंडरनेस एंड केयर कपल्ड विद डायनेमिज्म। अब आप देखेंगे ह्यूमन बीइंग जो है वो पॉजिटिव एसेट है ना, ना कि लिएबिलिटी। तो आप देख सकते हो वो हो सकता है, बन सकता है एसेट, वो अपन जब बनाएंगे तभी बनेगा, वैसे तो लिएबिलिटी ही है। तो आप देखेंगे नेशनल रिसोर्स है वो, है ना, उसको ठीक से बनाने की ज़रूरत पड़ती है आपको, है ना। उसको पढ़ाना पड़ता है, लिखाना पड़ता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी पड़ती है, एजुकेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है ना, केयर करनी पड़ती है। तो ये सब कुछ डेवलपमेंट तब जाके डेवलपमेंट हो पाता है। तो आप देख सकते हैं ईच इंडिविजुअल्स ग्रोथ प्रेजेंट्स अ डिफरेंट रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो आप देख सकते हैं हर कोई भी है, हर व्यक्ति जो है उसकी जो ग्रोथ है तो वो जो बताती है कि डिफरेंट रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स। तो द कैटलिटिक एक्शन ऑफ एजुकेशन इन दिस कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक ग्रोथ प्रोसेस नीड्स टू बी प्लान्ड मेटिकुलसली एंड एग्जीक्यूटेड विद ग्रेट सेंसिटिविटी। तो आप देखते हैं कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स या ज़रूरतें होती हैं हर किसी की, हर व्यक्ति की, है ना, जिस सभी से गुजर के इंसान बन पाता है ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन रिसोर्स। तो ये इस चीज़ एजुकेशन को, तो मतलब कि ये है कि ये इस डायनामिक ग्रोथ प्रोसेस को ज़रूरत है ना, इस प्रोसेस को बढ़ाने की ज़रूरत है ना। आपको एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए, उसको ठीक से प्लान करना चाहिए आपको, है ना, गवर्नमेंट को, है ना, लोगों को, और ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए ठीक से प्लान करके, है ना। तो इससे क्या डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, यही बताया गया है ना। अब आप देखेंगे इस ग्राफ को, तो इसमें लिटरेसी रेट्स इन इंडिया, तो 1951 टू 2011 तक का ये जो बॉक्स है, तो यू कैन चेक, वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। पर्सन ब्लू इंडिकेट्स द पर्सन एंड रेड इंडिकेट द मेल एंड दिस वन इज़ इंडिकेट द फीमेल। तो आप चेक कर सकते हो, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिक्चर यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये ग्राफ के बेसिस पर आप कर सकते हो इसको। तो चलिए इन द नेक्स्ट पेज। तो अपन कहाँ थे देखते हैं। Here the literacy rates have increased from 18% in 1951 to 74% in 2010-11। तो लिटरेसी रेट्स जो है वो बढ़ी है 18% से, 1951 में इतनी थी, 74% हुई है 2010-11 में। और लिटरेसी इज़ नॉट ओनली अ राइट, इट इज़ आल्सो नीडेड इफ़ द सिटीजन्स आर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ एंड इन्जॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। तो लिटरेसी जो राइट तो है ही, है ना, ये तो राइट है अपना, लेकिन ये ज़रूरत भी है इसकी लिटरेसी की। क्यों ज़रूरत पड़ती है कि नागरिकों को अपने ड्यूटीज़, अधिकारों को कैसे उनको मतलब यूज करना है ना, ठीक ढंग से। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो ठीक से सारी चीज़ों को समझेगा, और इन्जॉय देयर राइट्स प्रॉपरली, अपने अधिकारों को समझना, तो ये पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है ना।
तो हाउएवर अ वास्ट डिफरेंस इज़ नोटिस्ड अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ अंतर है अलग अलग सेक्शंस में पॉपुलेशन के। जैसे कि आप देखेंगे लिटरेसी अमंग मेल्स इन इज़ नियरली 60.6% हाइयर देन फीमेल्स एंड इट इज़ अबाउट 16.1 हाइयर इन urban एरियाज़ एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। तो आप देखेंगे कि लिटरेसी रेट है मेल्स में वो 16.6 ज़्यादा है ना, कंपैरिजन टू द फीमेल्स, और 16.1% ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरियाज़। ग्रामीण इलाकों में कम है ना, और अर्बन एरियाज शहरी इलाकों में ज़्यादा है। लिटरेसी रेट्स वेराइड फ्रॉम 94% इन केरला टू 62% इन बिहार। अब आप स्टेट वाइज भी देख सकते हैं कि 94% केरला में है, 62% बिहार में, तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड टू ओवर 8.41 लाख इन 2015-16, है ना। तो जो है प्राइमरी स्कूल सिस्टम, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली जो है, जो सिस्टम है बनाया गया था, इसके तहत 8.41 लाख जो है स्कूल्स थे तो 15-16 में। तो अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल्स हैज़ बीन डाइल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हायर ड्रॉप आउट रेट्स। सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6-14 years by 2010। तो आप देख सकते हैं ये सिस्टम फेल कैसे हुआ। तो इसके पीछे का ये कारण है कि पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्कूलिंग, है ना, काफ़ी कुछ अच्छी क्वालिटी नहीं है, पुअर क्वालिटी थी, इसीलिए रेट्स गिर गई। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, सभी बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 2010 को। और इट इज़ अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये जो है एक नीति चलाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, राज्य सरकारों से, द लोकल गवर्नमेंट से भी पार्टनरशिप करके, और द कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल, और ऐसे समुदायों से, कम्युनिटी से, जिससे कि ये गोल जो है जो निर्धारित किया गया है वो अचीव हो पाए एलिमेंट्री एजुकेशन का, प्राथमिक शिक्षा का। अलॉन्ग विथ इट ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और आप देख सकते हैं ब्रिज कोर्सेज, सेतु पाठ्यक्रम जिसे अपन बोलते हैं, वो चलाया गया, और बैक टू स्कूल कार्यक्रम चलाए गए, कैंप्स चलाए गए, है ना। तो ये इसी को बढ़ावा देने के लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसमें एनरोलमेंट ज़्यादा हो, संख्या ज़्यादा हो उसमें स्टूडेंट्स की। मिड डे मील स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू इनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। और मिड डे मील, मध्याह्न भोजन भी योजना जो है वो चलाई गई थी, जिससे कि बच्चों को भोजन मिल सके ना, मिड डे मील, दिन का, दोपहर का खाना। और दिस पॉलिसीज़ कोड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो इस पॉलिसी से जो था क्या कि इससे ज़्यादा संख्या जो है पढ़ी लिखी हो, लिटरेट बने। द 12th प्लान endeavored to rise the country's gross enrollment ratio GER in higher education in the age group of 18 to 23 years to 25.2% by 2017-18 and to reach the target of 30% by 2020-21। तो आप देखेंगे 12th प्लान में भी ये बताया गया कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाया जाए, एनरोलमेंट जो अनुपात है ना, तो उसको ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो वो कैसे कि एज ग्रुप ऑफ 18 टू 23 ईयर्स के बाद ही हायर एजुकेशन करता है ना स्टूडेंट। तो उसके लिए 2017-18 में 25.2% जो है 12th प्लान में उसको किया गया, और उसको टारगेट एंड टू रीच द टारगेट ऑफ 30% बाय 2020, और 30% किया गया 2020-21 में, है ना। तो आप देखेंगे विच वुड बी ब्रॉडली इन लाइन विथ वर्ल्ड एवरेज। द स्ट्रेटजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो है आप देख सकते हैं, तो इसमें ये सारी सुविधाएं, ये सारी फैसिलिटीज़, इनको बढ़ाने का जो है एक प्लान चलाया गया था 12th प्लान में, कि इससे जो है इस स्ट्रेटजी से क्वालिटी बढ़े, है ना,
और वोकेशनलाइजेशन हो, व्यावसायिक कोर्सेज बढ़े, है ना, नेटवर्क अच्छा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो, है ना, क्योंकि ये यूथ हैं तो, है ना, तो इससे अगर ये पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर इससे सारी चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली जो है अपनी डेवलप्ड होंगी। तो द प्लान आल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो ये जो प्लान फोकस था इन्हीं सारी चीज़ों पर, डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, कन्वर्जेशन ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस, आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर, तो ये सारी चीज़ें बढ़ाई जाएँ, इस प्लान का यही मोटिव था। ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, तो आप देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज, it has been a significant growth in the number of university and institution of higher learning in specialized areas। तो आप देखेंगे कुछ सालों में आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस जो हैं बड़े हैं, है ना, उनकी नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस की संख्या जो है बड़ी है। तो आप देखेंगे, लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम 1951 टू 2015-16। तो आप इन द प्रीवियस पेज अपन देखेंगे, है ना, ये है टेबल 2.1। तो यू कैन रीड इन योर ओन बुक, या फिर आप पॉज करके भी देख सकते हो वीडियोस को। ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं बिल्कुल लेटेस्ट हैं, है ना। 20 देखो आप देख सकते हैं, न्यू एडिशन बुक है 2020 टू 21 की। तो टेबल 2.1 है, आप पढ़ सकते हो। नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, इनरोलमेंट एंड फैकल्टी, 1950-51 में कितने थे कॉलेजेस, 750। नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट्स इतने थे, इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इतना, टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इतने। तो ये आप पढ़ सकते हो, है ना। अब देखेंगे अपन इन द नेक्स्ट पेज कि ऑन द बेसिस ऑफ टेबल आपको ये बताना है, क्वेश्चंस जो पूछे गए। लेट्स डिस्कस द टेबल इन द क्लासरूम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप बता सकते हैं, इज़ द इंक्रीज द नंबर ऑफ़ कॉलेजेस एडिक्वेट टू एडमिट द इंक्रीज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। क्या कॉलेजेस की संख्या बड़ी है वो काफ़ी कुछ सही है। अगर आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का इंक्रीजमेंट देखेंगे तो ये सही है कि नहीं है, मतलब जितने जितना इंक्रीजमेंट स्टूडेंट्स में हुआ है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में हुआ है, तो उनके कंपैरिजन के रेशियो में नंबर ऑफ़ कॉलेजेस पर्याप्त हैं कि नहीं है, तो आपको ये बताना है। तो आप यू कैन ईज़िली से कि बता सकते हैं आप टेबल पढ़ के, तो ज़्यादा कोई कठिन काम नहीं है। तो देखेंगे हेल्थ जो है वो टॉपिक आप देख सकते हैं, ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है ऑलरेडी। तो हेल्थ जो है अपन अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि अपन छोटे छोटे पार्ट्स ही हैं पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले पार्ट के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।